क्या आपका भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है और आपको भी बाहर की कंपनीज में काम करना है, पर ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या रहता है बाहर की कंपनीज में अप्लाई करने का और अपना रेज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए। और ये सब होने के बाद भी लेट्स से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो भी जाता है, उसके बाद ये डर बना रहता है कि इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाएगा या किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। फाइनली लेट्स से आपका ऑफर रोल आउट हो भी जाता है, आप ऑफर एक्सेप्ट कर भी लेते हो, तो उसके बाद भी बहुत सारे मन में क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के कि मेरा कहीं ये ऑफर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, मैं अपनी इस कंपनी में रिजाइन मार दूंगा और उधर से मेरा ऑफर अगर कैंसिल हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो एक कैंडिडेट के मन में रहती हैं जब वो बाहर रिलोकेट होता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस के जो मेजर स्टेप्स हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं और उनके बारे में हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो जो मेजर स्टेप है इस पूरी प्रोसेस का वो है लिस्ट ऑफ कंपनीज आइडेंटिफाई करना जो आपका वीज़ा प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका स्पॉन्सर कर सकती हैं फ्रॉम इंडिया। सेकेंड पॉइंट इस प्रोसेस का है वो ये कि आप अपना रेज्यूमे कैसे बनाते हो, क्या टेम्पलेट यूज़ करते हो, क्या चीज़ें मेंशन करते हो अपने रेज्यूमे में, और आपके रेज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस कैसा मेंशन करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या स्किल्स मेंशन करनी चाहिए आपको जो आपको हेल्प करेंगी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में। जब ये प्रोसेस भी हो जाता है उसके बाद में आता है फाइनली आपका इंटरव्यू प्रोसेस। तो इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है या जो पहला हर्डल होता है वो होता है रिक्रूटर के साथ में बात करना। अब रिक्रूटर्स के साथ में जब आप बात करते हो तो उस टाइम पर रिक्रूटर आपकी जस्ट ये नहीं देखता है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हैं। उस टाइम पे रिक्रूटर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक करेगा और आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं अदर देन टेक्निकल स्किल्स। उसको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मोटिवेशन क्या है। वो आपसे उस कॉल में या उस प्रोसेस में ये भी जानने की कोशिश करेगा कि आपका मोटिवेशन क्या है, या फिर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका रिक्रूटर कॉल पास हो जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है टेक्निकल इंटरव्यूज़ या ऑन साइट इंटरव्यूज़। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रिक्रूटर कॉल के बाद में फ़ोन स्क्रीन करते हैं जिसमें 1 या 2 राउंड होता है और उसके बाद में फाइनली आपका ऑन साइट राउंड होता है जिसमें एवरेज 5 राउंड्स होते हैं, जिसमें से आपका 2 से 3 राउंड आपके टेक्निकल हो जाएंगे कोडिंग के, 1 या 2 आपका बिहेवियरल और 1 या 2 आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड हो जाएगा। ये प्रोसेस हो जाने के बाद में फाइनली आपका डिसीजन होगा और उसके बेसिस में आपको ऑफर रोल आउट होगा या आपका प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। लेट्स से आपको ऑफर रोल आउट हो जाता है तो ऑफर रोल आउट होने के बाद में आपका प्रोसेस आता है कि ऑफर नेगोशिएशन। आप ऑफर नेगोशिएट कैसे करके करोगे, और ऑफर नेगोशिएशन के बाद में आपका फाइनली आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो और आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। या रिक्रूटर आपका या आपका जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है, कोई लेट्स से थर्ड पार्टी डिलॉयट टाइप की कंपनी से, वो आपके वीज़ा को प्रोसेस को करने के लिए आगे बढ़ा देंगी। तो वीज़ा प्रोसेस आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। और वीज़ा प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका प्रोसेस होता है कि आपको रेलोकेट करना है, मतलब आपको फिजिकली फ्रॉम इंडिया टू उस कंट्री में जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपसे ये भी एज्यूम किया जाता है कि आपने अपनी कंपनी में रिज्यूमे डाल दिया होगा और जब आप रेलोकेट करोगे तो आप ऑब्वियसली अपना सारा जो भी पुरानी कंपनी में जो भी चीज़ें थी उनको आप ख़त्म करके फाइनली रेलोकेट करोगे उस कंट्री में। जब आप उस कंट्री में रेलोकेट करोगे तो वहाँ पे जो मेजरली प्रोसेस रहते हैं कि आपको अपना वर्क ऑथराइजेशन कलेक्ट करना है, आपको एक टेम्परेरी अकोमोडेशन चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए। तो टेम्परेरी अकोमोडेशन तो आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड कर देगी, बट उसके बाद में आपको रहने के लिए परमानेंटली कोई एक जगह चाहिए, फ्लैट चाहिए, राइट। तो वो फ्लैट हंटिंग या हाउस हंटिंग में क्या आपकी कंपनी आपकी हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं जो इस ओवरऑल प्रोसेस में जो मेजर स्टेप्स हैं। तो चलो अब हर स्टेप को बहुत बारीकी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हैं उस कंट्री में काम करने के लिए जिस कंट्री में आप इंटरेस्टेड हो। तो बहुत सारी कंपनीज हैं स्पेशली यूरोप में या दूसरी कंट्रीज में जो आपका वीज़ा इजीली स्पॉन्सर कर सकती हैं स्पेशली फ्रॉम इंडिया, बट आपको वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत ट्रिकी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सर्च करने जाते हो। कुछ लोगों ने मेहनत करके लीड कोड पर पहले से लिस्ट डाल रखी है तो
वो उन्होंने कंपनी वाइज सेग्रीगेट कर रखी है कि ये कंपनी किस किस कंट्री में आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती है, या फिर कंट्री वाइज उन्होंने जो लिस्ट है उसको सेग्रीगेट करके रखा है कि ये जो कंट्री है इस कंट्री में ये कंपनीज हैं जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हैं फ्रॉम इंडिया। अगर उसके अलावा आपको लेट्स से कोई ऐसी कंपनी मिलती है या कोई एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में आप काम करने में इंटरेस्टेड हो, बट वो कंपनी या वो कंट्री उस लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में आपका जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आप जो कर सकते हो वो ये कि किसी तरीके से ये आइडेंटिफाई करो कि क्या इन्होंने पास्ट में किसी भी बंदे का वीज़ा स्पॉन्सर किया है फ्रॉम इंडिया। अगर आपको ये पता चल जाता है, मे बी ऑन लिंक्डइन, मे बी ऑन, अगर इन्होंने अपने करियर साइट पे डाल रखा हो, मे बी आप इंटरनेट सर्च करके निकाल सकते हो, रेडिट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ब्लाइंड पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर ये चीज़ें पता करके आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने पास में इस एम्प्लॉई का, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर बंदे का नाम पता चले, बट अगर ये पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने पास में किसी बंदे का फ्रॉम इंडिया वीज़ा स्पॉन्सर किया है, तो चांसेस आर वेरी लाइकली कि आपका भी वीज़ा स्पॉन्सर हो जाएगा अगर आपको ऑफर रोल आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा आपका ईजिली अगर आपके पास कोई कंपनी है कि हाँ ये उस कंट्री में क्या वीज़ा स्पॉन्सर करेगी मेरा या नहीं। सेकेंड स्टेप इस पूरी प्रोसेस का है कि अगर आपने लेट्स से कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली जो कंपनीज आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हैं फ्रॉम इंडिया, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आप जिस रोल में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, क्या उस रोल के लिए इन्होंने पास में कभी किसी बंदे को वीज़ा स्पॉन्सर किया है या रेलोकेट किया है फ्रॉम इंडिया टू उस कंट्री में। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं काम करते हुए और मेरा जो मोस्टली एक्सपर्टीज़ रहा है वो बैकएंड में रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग। तो अगर मुझे लेट्स से नेदरलैंड्स में अप्लाई करना होता किसी कंपनी में, तो मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल हो चुका है मुझे काम करते हुए, मैं मोस्टली बैकएंड में काम कर रहा हूँ। तो मैं बैकएंड में कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ ओपनिंग्स मुझे मिलेंगी और जहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो स्किल्स हैं वो मैच करती हैं। अगर आप वो कंपनीज आइडेंटिफाई कर लेते हो और उनकी ओपनिंग्स निकाल लेते हो, तो जो नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका वो कि आप अपना रेज्यूमे किस तरीके से बनाओगे जिससे कि आपका वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि आप क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, या जब भी आप रेज्यूमे लगा रहे हो किसी कंपनी में तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसमें मोस्टली मैंने मेंशन किया था कि आपको अगर कभी आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है तभी जाके आप अपनी करियर साइट पे अप्लाई करो, अदरवाइज ऑलवेज लुक फॉर अ रेफरल, क्योंकि मोस्टली कंपनीज आजकल विदाउट रेफरल जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशंस आते हैं फॉर अ सिंगल पोजीशन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके पास में कोई क्राइटेरिया नहीं है विदाउट इवन लुकिंग एट द रेज्यूमे वो किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करें। तो यहाँ पे रेज्यूमे को रेफरल के थ्रू लगवाना प्लेज अ बिग रोल जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। तो आपको रेज्यूमे रेफरल के थ्रू लगवाना है और अपना जो रेज्यूमे है वो जस्ट ऐसे डॉक्स में नहीं बनाना है, या मान लो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और कोई एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को फॉलो करना चाहिए जिससे कि जो एटीएस सिस्टम्स हैं वो एटीएस सिस्टम्स आपके रेज्यूमे को डिटेक्ट कर सकें और आपके रेज्यूमे की प्रॉपरली स्कोरिंग कर सकें। अब आपको ये नहीं पता कि आपका रेज्यूमे जो है एटीएस सिस्टम से कंपैटिबल है या नहीं, तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे को अप्लाई करके ये चेक कर सकते हो कि क्या आपका रेज्यूमे पार्स हो रहा है या नहीं। अगर आपको इस बारे में कोई और हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मेरे पास जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो बता देंगे कि आपका रेज्यूमे जो है एटीएस सिस्टम से कंपैटिबल है या नहीं। और अगर एटीएस सिस्टम से कंपैटिबल है भी तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपने रेज्यूमे में कौन कौन से कीवर्ड्स मैच किए हैं जिसकी वजह से जो आपका एटीएस स्कोर है वो बढ़ेगा, घटेगा, या आपका रेलेवेंसी क्या होगा उस जॉब एप्लीकेशन से। तो ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस का वो है कि आपका लेट्स से रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया और आपने अपना रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाया था, रिक्रूटर को आपका रेज्यूमे पसंद आ गया, तो बिफोर पुटिंग यू इन द लूप रिक्रूटर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपसे जानने की कोशिश करेगा कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है इस कंट्री में आने का, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। ऐसा तो नहीं चाहेगा ना रिक्रूटर कि आपको पाइपलाइन में डाल दे, क्योंकि लेट्स से आपको इंटरव्यू की पाइपलाइन में डाल भी दिया
करेक्ट। और उसके बाद में होता है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत वीक हैं, तो उससे होता क्या है कि कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इंटरव्यू प्रोसेस में ही, और अगर वो बेसिक स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो कंपनी का नुकसान बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल कैंडिडेट का नुकसान उतना नहीं है। तो ये जो बेसिक स्क्रीनिंग होती है वो स्क्रीनिंग मोस्टली रिक्रूटर्स करते हैं, जिसमें वो आपका बेसिक एक्सपीरियंस पता करने की कोशिश करेंगे, किस किस टेक स्टैक पे आपने काम किया है, जैसे C++ पे काम किया है यानी जावा में काम किया है यानी, हो सकता है स्प्रिंग, हो सकता है काफका, रेडिस, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर लेट्स से उस कंपनी में ये यूज़ होती हैं तो क्या आपने पास में कभी यूज़ करी हैं या नहीं, और नहीं भी करी हैं लेट्स से, तो आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजीज या नहीं। अगर आपका मोटिवेशन ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी सीखने का, तो वो आपके उस बिहेवियर से उस रिक्रूटर कॉल में पता चल जाएगा, जिससे कि रिक्रूटर डिसाइड कर सके कि हाँ भाई ये बंदा ना तो काम किया है इस चीज़ पे और ना ही मोटिवेशन शो कर रहा है कि वो इस चीज़ पे काम करेगा। तो रिक्रूटर बेसिक स्क्रीनिंग करेगा जिसमें वो आपका मोटिवेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन, कि भाई आप उस कंट्री में आना क्यों चाहते हो। लेट्स से आप आते हो 2 महीने रुकते हो उसके बाद में चले जाते हो, तो कंपनी ने आपको रेलोकेट करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। अब आप आए 2 महीने रुके और उसके बाद में आप भाग गए, तो कंपनी को 2 महीने बाद फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब ये जो प्रोसेस है, इस ओवरऑल प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर लेट्स से कोई एक टीम हायर कर रही है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो वीज़ा जो प्रोसेस होता है वो मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं वीज़ा प्रोसेस में। तो एक टीम को बंदा हायर करने के लिए मिनिमम 6 महीने रुकना पड़ता है, जिसमें उनको बंदे को ऑनबोर्डिंग का टाइम देना पड़ेगा, बंदा आएगा, वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर वो टेम्परेरी अकोमोडेशन में रुकेगा, ये सारी चीज़ें। तो 6 महीने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एक बंदे के ऊपर, और वो बंदा फिर से छोड़ के भाग जाता है, तो उससे नुकसान उस कंपनी का है। तो इस वजह से रिक्रूटर्स ये सारी चीज़ें, ये सारे रेड फ्लैग्स इनिशियल स्टेज में ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से जो मेजर फैक्टर निकलता है वो ये कि आपका उस कंट्री में रेलोकेट होने का पर्पस क्या था, या आपका मोटिवेशन क्या था उस कंट्री में रेलोकेट होने का। अगर आप अपना जो पर्पस है या मोटिवेशन को ईजिली और सही तरीके से कन्वे कर देते हो रिक्रूटर को, तो चांसेस आर वेरी लाइकली कि रिक्रूटर आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे डाल देगा। इस प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, रिक्रूटर से आपकी बात हो गई, रिक्रूटर ने आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए डाल दिया। तो जब आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप बाहर की कंपनीज में अप्लाई करते हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप फेसबुक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको किस तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको पता है कि 1 या 2 फ़ोन स्क्रीन राउंड हो सकते हैं, और जब आप उनको क्लियर कर लोगे उसके बाद में आपका ऑन साइट लूप होगा। ऑन साइट में आपसे 5 राउंड आपके ऑन साइट लूप में होंगे, और जिनमें से 2 से 3 राउंड आपके टेक्निकल होंगे, जिनमें मोस्टली कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे। 1 राउंड आपका बिहेवियरल राउंड हो जाएगा, और फाइनली जो 1 राउंड होगा वो आपका सिस्टम डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन राउंड हो जाएगा। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में सबसे पहला आपका ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेस क्या रहेगी। हर प्रोसेस में जो इंडिविजुअल राउंड होगा उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे। जब आपकी एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेट कर सकते हो कि हाँ भाई लेट्स से 3 राउंड मेरे ये होंगे, हर राउंड में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं अपना जो 30% टाइम है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा, 20% टाइम इस तरीके से, और बचा हुआ टाइम में मोस्टली बिहेवियरल क्वेश्चंस किस तरीके से आंसर करने चाहिए, अब उस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा अपना टाइम। तो इंटरव्यू प्रोसेस का क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये चीज़ क्लियर कर ली, फिर आप अपने रिक्रूटर से भी रीच आउट करके पूछ सकते हो कि मोस्टली किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। रिक्रूटर आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ इस कंपनी ने पास में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद में आप बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा इस तरीके का राउंड होने वाला है, या इस तरीके का ऑन साइट लूप होने वाला है, तो मेरी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से फोकस्ड होनी चाहिए। जैसे फेसबुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें पता है कि फेसबुक में कोडिंग राउंड होगा, आपका 2 कोडिंग राउंड होंगे, 3 कोडिंग राउंड होंगे, लेकिन उसमें आपसे डीपी नहीं पूछी जाएगी, या डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये बहुत क्लियर है। तो आपके पास जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उनको ईजिली कवर कर सकते हो, और इस चीज़ की को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि इंटरव्यू में मैं डीपी छोड़ के जा रहा हूँ और मान लो उसने मेरे से डीपी पूछ ली, मैं नहीं बता पाया तो क्या होगा। तो अगर ऐसा होता भी है तो अब आप अपने रिक्रूटर को ये चीज़ कन्वे कर सकते हो, और वो राउंड आपका फिर से हो जाएगा।
तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है उस राउंड में। लेट्स से उसके बाद में आपका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, आपने इंटरव्यूज क्लियर कर लिए, तो अब आपका आता है वर्बल ऑफर या ऑफर रोल आउट स्टेज। उस स्टेज में आपको ऑफर निगोशिएट करना होता है अपने रिक्रूटर से, जहाँ पर रिक्रूटर आपको इनिशियली कुछ एक बेस ऑफर देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेस ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस डर से कि अगर मैं पैसा ज़्यादा मांगूंगा तो वो चीज़ मेरे पे नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेगी या पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करेगी। ये चीज़ की वजह से मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफर जो आपको किया जाता है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके मन में एक ये भी डर रहता है कि यार मैं इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ और मैं ऐसी बातें करूँगा तो कैसा लगेगा। ऐसा नहीं होता, यूजुअली ऐसा नहीं होता। आप काम करने के लिए जा रहे हो, अब काम करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे ना, तो ये जो डिस्कशन आप कर रहे हो रिक्रूटर से ऑफर नेगोशिएशन का, ये आपकी लाइफ में वंस होगा एटलीस्ट उस कंपनी के लिए। उस ज्वाइनिंग से पहले आप एक बार डिस्कस करोगे, उसके बाद में आपकी बात रिक्रूटर से एटलीस्ट पैसे के लिए नहीं होगी। जब आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद में आप रिक्रूटर से फिर बार बार तो नहीं कर सकते ये चीज़। तो जब भी आपको रिक्रूटर ऑफर रोल आउट करता है तो इस चीज़ को लेके हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, या हेजिटेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर मैं पैसा ज़्यादा मांगूंगा तो क्या होगा। कम तो आप मांगोगे नहीं, कम मांगो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, करेक्ट। तो पैसा अगर आप चाहते हो तो आप ये ऑफर निगोशिएट कर सकते हो और आप उस चीज़ में भी टाइम ले सकते हो। तो आपको ऑफर रोल आउट होना और आपका ऑफर एक्सेप्ट करना, उस चीज़ का भी आप टाइम ज़्यादा मांग सकते हो। अगर लेट्स से आप जिस कंट्री में आप रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हो उस कंट्री में आपने मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं, तो हो सकता है आपको एक या दो कंपनी से ऑफर आ जाते हैं, तो उन ऑफर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ कंपेटिटिव ऑफर कि हाँ भाई ये कंपनी मुझे इतना दे रही है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा एंड सो ऑन। तो उस केस में ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी, बट आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल करनी पड़ेंगी जिससे कि जो आपकी टाइमलाइन है इंटरव्यूज़ की और ऑफर रोल आउट की वो एकदम सही टाइम पे मैच करें। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद में जो स्टेज आती है वो होती है आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना। तो रिक्रूटर यूजुअली जब आप बाहर की कंट्रीज़ में अप्लाई करते हो तो जो बाहर के रिक्रूटर्स होते हैं वो आपसे प्रूफ नहीं मांगते कि आपने अपनी कंपनी में रेजिग्नेशन डाला है या नहीं, या आपने प्रूफ ऑफ रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे फॉर श्योर। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपना रेजिग्नेशन डाल दोगे, और अब जब ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो रिक्रूटर है वो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देगा, और उसको स्टार्ट कर देगा एज इन जो रिस्पॉन्सिबल टीम है जो टेक केयर करती है कि आपका वीज़ा प्रोसेस का जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है एम्बेसी में, आपका जो भी बायोमेट्रिक्स हो गया, जो भी चीज़ें देनी होती हैं वो प्रोसेस स्टार्ट करने का काम किसी दूसरी टीम के पास में होता है, तो वो उसको हैंड ओवर कर देगी या कर देगा। तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट आपका रिक्रूटर ही करेगा, लेकिन जब आप ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे, तो जब आपका ये ऑफर एक्सेप्ट स्टेज निकल गया, आपका वीज़ा प्रोसेस का स्टार्ट हो गया टाइम, राइट। तो इस टाइम में बहुत लोगों को डर ऐसा रहता है कि मेरा वीज़ा प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया तो क्या होगा, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, तो मैंने रिज़ाइन मार दिया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, मुझे इंडिया में ही ढूंढनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के बारे में जो टीम आपका हैंडल कर रही है वीज़ा प्रोसेस, आप उनसे पूरा क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है तो आप फुल ट्रांसपेरेंट हो सकते हो उस टीम के साथ में कि भाई मेरा पास में ये चीज़ें रही थी और इस चीज़ की वजह से क्या मेरे ओवरऑल वीज़ा प्रोसेस में या जो वर्क ऑथराइजेशन है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। अगर नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो भी चीज़ होगी वो टीम आपका हैंडल कर लेगी और वो बता देगी आपको कि कितना वो लोग श्योर हैं आपका वीज़ा लगने में। और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ आपका वीज़ा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है, और आप जाके जो भी आपका इनिशियल वीज़ा होता है वो आप जाके कलेक्ट कर सकते हो इंडियन एम्बेसी से या दूसरी एम्बेसी से। और उसके बाद में फाइनली जब आपने वो कलेक्ट कर लिया उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप आपका रेलोकेशन। तो मोस्टली कंपनीज आपको वन वे फ्लाइट देंगी जिसमें वो आपको इंडिया से अपनी कंट्री में रेलोकेट करेंगी, और आपको एक टेम्परेरी अकोमोडेशन भी दे दिया जाएगा। ये टेम्परेरी अकोमोडेशन बेसिकली आपको किसी होटल में रोक देंगे 2 वीक के लिए या 4 वीक के लिए या 5 वीक के लिए, जब तक कि क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री एलोकेट होते हो तो आपके पास ऐसे घर तो होता नहीं है, तो आपको हाउस हंटिंग करनी पड़ेगी, आपको फ्लैट्स ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आप मूव करोगे। तो उस टाइम पे कंपनीज भी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा डिलीवरी करोगे। तो उस केस में कंपनीज का जो मोस्टली फोकस रहता है कि कैसे भी करके आप अपना एक
घर ढूंढ लो और अपनी टेम्परेरी अकोमोडेशन से जब शिफ्ट हो जाओगे उसके बाद में कंपनीज आप पे जो भी वर्कलोड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना ज़्यादा जो वर्कलोड रहता है वो नहीं रहता, क्योंकि उन्हें भी पता है आपको घर देखना है, घर ढूंढना है। आप कंट्री में नए हो, आपको नहीं पता कि कंट्री में किस तरीके का प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करके घर देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहते हुए कंपनीज आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगी इस इनिशियली, जब आप प्रोवेशन पे होगे इनिशियल डेज में। एक बार जब आपका क्लियर हो जाता है प्रोवेशन और आप एक अपने परमानेंट घर में मूव कर जाते हो, उसके बाद में जो भी आपका वर्कलोड होता है वो लोग आपसे डिस्कस करके आपका जो भी वर्कलोड होगा उसका डिस्कशन इजीली आपके मैनेजर के साथ में हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके रेलोकेट होने के बाद फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री, आपका मैनेजर आपका पीओसी रहेगा। आपका मैनेजर ही आपकी हर चीज में हेल्प करेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, लेट्स से एक डाउट जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि मैं इस कंट्री से इस कंट्री में आ रहा हूँ, मेरे पास सिम कार्ड नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि जब तक आप होटल में होते हो तब तक तो आपके पास में इंटरनेट रहता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास में सिम नहीं होता। तो ये छोटे छोटे डाउट्स भी हैं, ये आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हो। आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको बताए कि कैसे इस सिटी में या कंट्री में नेविगेट करना चाहिए। सिम हो, छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो आपका मैनेजर आपकी हेल्प कर देगा कि कैसे ये चीज़ें मिलेंगी आपको, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जब आप कंट्री में आते हो तो उसके बाद में आपके पास में टेम्पररी वीज़ा होता है, उस वीज़ा को फाइनली एक वर्क ऑथराइजेशन में कन्वर्ट करने का भी प्रोसेस रहता है। तो वो प्रोसेस मैंडेटरी है, तो आपका मैनेजर आपको बता देगा कि ये प्रोसेस मैंडेटरी है और ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा अगर आपको वीज़ा कलेक्ट करना है फाइनली। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बीच में प्रायोरिटी आपका मैनेजर आपकी हेल्प कर देगा कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए चीज़ें, और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यही आई थिंक एक ओवरऑल प्रोसेस रहता है जहाँ पे आप फ्रॉम इंसेप्शन की आपको अप्लाई करना है टिल यू रेलोकेट टू दैट कंट्री। यही एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें आप लिस्ट ऑफ कंपनीज ढूंढते हो, आप अप्लाई करते हो उन कंपनीज में रेफरल के थ्रू, करियर साइट के थ्रू रेफरल मांगते हो दोस्तों से, कनेक्शन से। एक बार आपका ये सब हो जाता है फिर आप इंटरव्यू प्रोसेस में आते हो, इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो गया, ऑफर रोल आउट हो गया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपने रेजिग्नेशन डाल दिया अपनी कंपनी में, वीज़ा प्रोसेस हो गया। फाइनली जब वीज़ा प्रोसेस हो गया, आप रेलोकेट हुए उस कंट्री में, आपने अपना रेजिडेंट परमिट कलेक्ट कर लिया और फाइनली अब आप उस कंट्री के एक रेजिडेंट बन गए हो जहाँ पे आप बेसिकली टैक्सेस पे करोगे। और यही एक मेजर प्रोसेस है जिसके लिए बहुत लोगों के मन में डर बना रहता है कि भाई मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया और मैंने इधर भी रिजाइन मार दिया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई भी डर है या कोई भी चीज़ है जो आपको टेंशन दे रही है तो आप अपना रिक्रूटर को या अपने मैनेजर को डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्या ये चीज़ मेरे ओवरऑल प्रोसेस में मुझे टेंशन दे सकती है या ये कोई ऐसे हर्डल क्रिएट करा सकती है या नहीं। और आपका जो भी टीम हैंडल कर रही होगी वीज़ा प्रोसेस, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे इस ओवरऑल जर्नी में कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके मोस्टली क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये बहुत ही बेसिक बनाया है मैंने इस ओवरऑल प्रोसेस पे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस ओवरऑल प्रोसेस में तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको कमेंट में ज़रूर पूछो और मैं उसको डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।